आज का टॉपिक है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत वेगनर का। वेगनर जो थे वो जर्मनी के थे, एक प्रसिद्ध जलवायुवेत्ता और एक भूगर्भ शास्त्रवेत्ता थे। जियोलॉजिकल क्लाइमेटोलॉजिस्ट हो गए और जियोलॉजिस्ट हो गए। ये अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया था। वेगनर के सामने मूलभूत समस्या थी जलवायु संबंधी परिवर्तन। एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। इनको दो रूपों में स्पष्ट किया जा सकता है। वेगनर के साथ समस्या ये था कि कुछ क्षेत्र में देख रहे थे कि आज के टाइम में वहाँ पे गर्मी का मौसम है, लेकिन वहाँ पे जो इरोजन के जो रूप दिख रहे थे वो थे ग्लेशियर पीरियड के। भारत में भी जो था जबलपुर वाला इलाका जो था वहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत में आज गर्मी है वहाँ पे, लेकिन ग्लेशियर इरोजन और ग्लेशियर डिपोजिशन का प्रूफ मिलता था। ऐसे कई जगह पे मिला था। ये समस्या का हल करने के लिए उन्होंने इमेजिन किया कि या फिर क्लाइमेटिक जो जोन है वो चेंज हुआ होगा या फिर स्थल ही अपने जगह से चेंज हुए होंगे। तो ये दो समस्या उनके साथ में थी कि आखिर ऐसा क्यों है कि कहीं पे आज जो गर्मी है वहाँ पे पास्ट टाइम में वहाँ पे ठंडा मौसम रहा होगा। तो इन्होंने दो चीज़ों को स्पष्ट करना चाहा है। यदि स्थल भाग एक जगह पर स्थिर रहे हों तो जलवायु कटिबंधों का क्रमशः स्थानांतरण हुआ होगा, परंतु ऐसे स्थानांतरण के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते हैं कि क्लाइमेट जोन ही चेंज हुआ हो। दूसरा है, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। उनके स्थानांतरण की में विश्वास किया जा सकता है कि अगर क्लाइमेटिक जोन नहीं चेंज हुए तो हो सकता है कि स्थल जहाँ पे आज है वहाँ पे पहले नहीं रहे हों, वो अपना स्थान परिवर्तन किए हों। तो बेसिकली जो था, चूँकि ये क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे और इसी से उनको पता चला कि क्लाइमेट में जो आज का कंडीशन है पहले वो कंडीशन नहीं था। तो उसको प्रूफ करने के लिए इन्होंने इस खोज करते करते इन्होंने महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वेगनर की परिकल्पना क्या थी, हाइपोथेसिस क्या था? उन्होंने वेगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र तथा भूशास्त्र के प्रमाणों के आधार पर यह मान लिया कि कार्बोनिफेरस युग में समतल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। इसका नाम पैंजिया था। इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागर का विस्तार था। इन्होंने इनका ये हाइपोथेसिस था, ये कार्बोनिफेरस युग से ही इन्होंने शुरुआत की थी और उस समय इन्होंने माना था कि कार्बोनिफेरस युग में पूरे के पूरे जितने भी लैंड हैं वो क्या थे, एक साथ जुड़े हुए थे। जो ज़मीन आज आपको अलग अलग कंट्री कॉन्टिनेंट दिख रहे हैं वो सब एक साथ थे, जिसका नाम था पैंजिया। और जो बाकी जो समुद्री इलाका था उसका नाम था पैंथलासा, जो कि पैंजिया के चारों ओर एक विशाल जलभाग था जिसका नामकरण वेगनर ने पैंथलासा किया। और इसके में जो भी महाद्वीप थे पैंजिया, उस पर छोटे छोटे सागर का विस्तार भी था। पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेसिया, जो पैंजिया था उसका जो उत्तरी भाग था वो लॉरेंसिया था, जिसमें कौन कौन से कंट्री थे, उसमें थे अमेरिका, यूरोप और एशिया, ये सारे कंट्री थे। और दक्षिणी भाग जो गोंडवाना लैंड था उसमें दक्षिणी अमेरिका और यहाँ पे प्रायद्वीपीय भारत और एशिया था। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका को प्रदर्शित करता था गोंडवाना लैंड। पैंजिया में 3 परतें थीं। पैंजिया जो महाद्वीप था, स्थल भाग था, उसमें इन्होंने ये बताया कि 3 परत हैं, 3 परत के बने हैं, सियाल, मध्यवर्ती भाग सीमा तथा केंद्र का भाग निफे। ये आप लोगों को भी पता होगा, बना माना गया है। सियाल महाद्वीपीय भाग बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा था। सियाल चूँकि हल्का परत है, ऊपरी परत है, और ये कहते हैं कि सीमा उसके नीचे जो था वो उसके ऊपर वो सियाल जो है वो तैर रहा था। और ये सियाल और सियाम के बीच में एस्थेनोस्फेयर है और जो कि सेमी लिक्विड फॉर्म में मैग्मा है। तो ये लिक्विड होने की वजह से इसके ऊपर सियाल आराम से तैर रहा था। इन्होंने कहा कार्बोनिफेरस युग में दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका में वर्तमान डरबन के पास पैंजिया के मध्य में था। इस युग में जो आज के टाइम में जो साउथ पोल है वहाँ पे अंटार्कटिका है, वहाँ पे अंटार्कटिका नहीं था, वहाँ पे अफ्रीका का ही जो था डरबन नेटाल के पास में था। ये पैंजिया का मध्य भाग था और ये साउथ पोल था।
ये इनका ये हाइपोथेसिस था। इन्होंने ये पहले इमेजिन किया। कोई भी सिद्धांत बनाने से पहले एक बेसिक कंसेप्ट बनाएंगे, उसके बाद ही उस पर हम सिद्धांत बना सकते हैं। तो इनका ये सारा कुछ हाइपोथेसिस था। वेगनर के सिद्धांत का इस प्रकार कार्यान्वयन कार्बोनिफेरस से युग से प्रारंभ होता है। आगे चलकर पैंजिया का विभंजन हो गया। इन्होंने ये कहते हैं कि पैंजिया का टूट गया तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। परिणाम स्वरूप महासागरों तथा महाद्वीपों का वर्तमान रूप प्राप्त हुआ। जो है अलग आज के डेट में जो है महासागर, कई महासागर हैं और कई महाद्वीप हैं, इनका आज के रूप में ये जो रूप प्राप्त हुआ है वो पैंजिया के विभंजन के कारण ही हुआ है। ये थे इनके परिकल्पना। अब इनके कई प्रूफ भी मिलते हैं कि इनके जो ये आखिर इन्होंने ये परिकल्पना कैसे किया। इनके कई प्रमाण इनको मिले हैं जिसकी वजह से इन्होंने ये हाइपोथेसिस किया था। तो इसका पहला है कि वेगनर के अनुसार आंध्र महासागर अटलांटिक ओशन के दोनों तटों में भौगोलिक एकरूपता पाई गई है। अटलांटिक ओशन के क्या है, इधर में यूरोप का वेस्टर्न पार्ट है और नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न पार्ट है ना। और आप देखिए इस डायग्राम में ये नॉर्थ अमेरिका का और कनाडा का पार्ट है, इसका ईस्टर्न पार्ट, और ये है यूरोप का वेस्टर्न पार्ट। इन दोनों में भौगोलिक समानता मिलती है। इस वाले क्षेत्र और इस वाले क्षेत्र में भी भौगोलिक समानता मिलती है और ये दोनों कभी कभी जुड़े हुए थे इसलिए दोनों में अभी भी भौगोलिक समानता मिलती है। दूसरा है और जिग्सा फीट में उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट तथा यूरोप के पश्चिमी तट तथा दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तट तथा अफ्रीका के पश्चिमी तट को मिलाया जा सकता है। और हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो इसका ये जो पार्ट है इसमें समा जाता है। ये बहुत अच्छे से फिगर नहीं बना पाए तो आप देखोगे कि ये दोनों मिला लेंगे तो एक हो जाएगा। और ये यहाँ पे जो है ना इसको जिग्सा फिट कहते हैं, है ना, जेट के शेप में होता है जिग्सा फिट, इसलिए इसको जिग्सा फिट कहते हैं। दूसरा है आंध्र महासागर के दोनों तटों में कैलेडोनियन तथा हर्सियन पर्वतों के क्रमों में समानता पाई जाती है। दोनों में जो पर्वत निर्माण हुए थे उसमें काफ़ी समानता है। तीसरा आंध्र महासागर के दोनों तटों पर चट्टानों में पाए जाने वाले जीवावशेष वनस्पतियों के अवशेषों में भी पर्याप्त समानता मिलती है। जीवावशेष के जो डायनासोर के और कई एनिमल्स के जो हैं अंडे और दोनों महाद्वीप में एक जैसे एक टाइम के दिखते हैं। वनस्पति भी भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर ग्रीनलैंड निरंतर 20 मीटर प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक प्रूफ है कि आज भी चूंकि ग्रीनलैंड अपने जगह से विस्थापित हो रहा है, दैट मीन्स कि पास्ट टाइम में भी सारे महाद्वीप अलग अलग पोजीशन में रहे होंगे। स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे जंतु, इसका जंतु का नाम है लेमिंग, पश्चिम की ओर भागते हैं क्योंकि अतीत काल में जब स्थल भाग एक से मिले थे तो ये जंतु पश्चिम की ओर जाया करते थे। ये इनका जो जेनेटिक गुण है वो अभी तक ये मिलता है कि ये नहीं देखते समुद्र में भी विलीन हो रहे हैं, लेकिन इनका नेचर है कि ये पश्चिम की ओर जा रहे हैं अधिक संख्या होने पे, तो ये आज भी उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं। ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिणी अफ्रीका, फॉकलैंड, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका में जाना प्रमाणित करता है कि ये सारे के सारे क्षेत्र एक साथ पहले जुड़े हुए थे। कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण के प्रभाव का ब्राजील, फॉकलैंड तथा दक्षिणी अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना तभी संभव हो सकता है जब कभी स्थल एक रहे होंगे तथा दक्षिणी ध्रुव डरबन के पास में रहे होंगे। यहाँ पे इन सारे क्षेत्र जहाँ पे आज के डेट में गर्मी का मौसम है, ये सारे के क्षेत्र में हिमानी का स्थल रूप दिखता है। इसका मतलब है कि कभी न कभी यहाँ पे ये साउथ पोल के पास में रहे होंगे या कहीं यहाँ पे काफ़ी ठंडा रहा होगा। ये सारे प्रूफ हैं। आप आज भी देखे होंगे। एक और प्रूफ है कि जितने भी जो मिनरल्स हैं, स्पेशली हीरा, सोना, ये सब ऑस्ट्रेलिया, प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका और साउथ अमेरिका के पार्ट्स में ये मिलते हैं। तो ये सारे कई प्रूफ हैं जो ये बताते हैं कि पहले के सारे जितने भी महाद्वीप थे वो एक साथ जुड़े हुए थे, जिसका नाम था पैंजिया। अब इन्होंने ये बताया, कल्पना तो उन्होंने कर लिया, प्रूफ भी हमको मिल गया। अब इन्होंने ये बताया है कि ये सारे के सारे महाद्वीप अलग कैसे हुए। ये सब जुड़े हुए थे तो कौन सा फोर्स, कौन सा बल जो है इनको एक दूसरे से अलग किया, कौन तोड़ा।
तो प्रवाह संबंधी बल की इन्होंने बात किया है। इसमें इन्होंने 2 बल की बात किया है। पैंजिया के विभाजन 2 दिशा में प्रवाह हुए, इनकी दिशा भी 2 है। एक उत्तर की ओर ये शिफ्ट हुआ है, दूसरा पश्चिम की ओर शिफ्ट हुआ है। पहला है फोर्स ऑफ बॉयंसी, प्लवनशीलता के बल तथा गुरुत्व बल के कारण भूमध्य सागर की ओर प्रवाह हुआ तथा अतः सियाल कम घनत्व वाला सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा था। इन्होंने ये बताया कि सियाल सीमा पे तैर रहा था तो शिफ्ट करने में इसको कोई परेशानी नहीं हुई। दूसरा है कि फोर्स ऑफ बॉयंसी ये होता है कि किसी भी चीज़ को तैरने के लिए नीचे से कितना बल लग रहा है। जो भी नाव तभी तैरता है जब नीचे से पानी का उसको सपोर्ट होता है। तो ये फोर्स ऑफ बॉयंसी में प्लवनशीलता का बल इनको मिला साथ में, क्योंकि सियाल सीमा पे तैर रहा था। दूसरा गुरुत्व बल, जो भूमध्य रेखा की तरफ जब अर्थ जब रोटेट कर रहा था तो कोई भी चीज़ चूँकि बल की पार्ट है इक्वेटर, तो उस तरफ से ध्रुव से भूमध्य रेखा की तरफ में सारे जो महाद्वीप थे वो विस्थापित हो रहे थे। तो ये भी कारण है जिसकी वजह से जो है पैंजिया जो था वो जो कि साउथ पोल के पास में था वो भूमध्य रेखा की तरफ में शिफ्ट होने लगा, मतलब नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होने लगा। दूसरा बल है ज्वारीय बल। महाद्वीप का पश्चिम दिशा में प्रवाह सूर्य तथा चंद्रमा के ज्वारीय बल के कारण माना जाता है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब घूमती है और पृथ्वी पश्चिम से पूरब दिशा में घूमती है। ज्वारीय रगड़ पृथ्वी के भ्रमण पर रोक का काम करती है। और ये क्या होता है, ये सूर्य और चंद्रमा क्या है, इस पर अपना अट्रैक्शन इसका है, जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट करती है और इसके पृथ्वी जो घूम रहा है उस पर वो प्रेशर डालती है ना, रोक का काम करती है, जिस कारण महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं। महाद्वीपीय भाग पीछे छूट जाते हैं और पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है। कुछ भाग जो है पीछे छूट जाते हैं, कुछ भाग आगे चले जाते हैं। तो पश्चिमी जो भाग है वो आगे चले गए और जो पूर्वी भाग जो टूट करके जो ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है आपका, ये पश्चिम की तरफ नहीं शिफ्ट कर पाता है। इसमें अपोजिट बल लग जाता है इसके घूर्णन दिशा की वजह से और ज्वारीय बल की वजह से। तो ये पार्ट तो पश्चिम हो जाता है, बट ये पार्ट जो है वो पीछे छूट जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या आता है, क्रैक आ जाता है। तो ये 2 बल हैं, फोर्स ऑफ बॉयंसी और ज्वारीय बल। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बल के आधार पर ही वेगनर ने महाद्वीप को प्रवाहित कराया है एक जगह से दूसरे जगह। दूसरा है महाद्वीप का वास्तविक प्रवाह। इसमें 3 पीरियड हम लोग के बारे में स्पेशली वर्णन किए हैं। इसको पॉइंट के रूप में आप लोग लिख लीजिएगा। पहला कार्बोनिफेरस युग में इन्होंने क्या बताया है कि क्या था, दूसरा जुरासिक युग में क्या स्थिति थी और तीसरा प्लायोसिन युग में क्या स्थिति थी। तो इन्होंने 3 पार्ट में बनाया है, इसको पॉइंट करके लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। पहला है कार्बोनिफेरस युग, जिसमें कि क्या था, पैंजिया था एक, जिसमें विभंजन हुआ। उत्तर के तरफ जो भाग था पैंजिया का उसको लॉरेसिया कहते हैं तथा दक्षिण का भाग गोंडवाना, ठीक है। बीच का भाग में जो दोनों आपस में जो अलग हुए लॉरेंसिया और गोंडवाना, इसके बीच में जो सागर सब पानी का घुस गया उसको कहते हैं टेथिस सागर का रूप वो ले लिया। इसे टेथिस का खुलना कहा जा सकता है। और ये कौन से बल के कारण हुआ है, ये जो आप लोग फोर्स ऑफ बॉयंसी या प्लवनशीलता और तथा गुरुत्व बल के कारण ये हुआ है। ये दोनों किस बल से हुआ है, प्लवनशीलता गुरुत्व बल, और किस युग में हुआ, कार्बोनिफेरस युग में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आया जुरासिक युग में क्या हुआ कि गोंडवाना का विभंजन। अभी तक क्या था कि पैंजिया का विभंजन हुआ था 2 भाग में, अब जुरासिक युग में गोंडवाना का भी विभंजन हो जाता है। कारण होता है इसमें ज्वारीय बल जो पश्चिम की तरफ जाता है, प्रायद्वीपीय भारत, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका गोंडवाना से अलग हो जाते हैं, है ना। और इसी समय उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होता है, आंध्र महासागर का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप मध्य अटलांटिक कटक का निर्माण होता है। एस शेप का हिंद महासागर एस शेप का बनता है। इसमें क्या हुआ कि दूसरा जुरासिक पार्क में क्या हुआ, गोंडवाना लैंड टूटा, इधर साउथ अमेरिका, इधर अफ्रीका आ गया, और ये नॉर्थ अमेरिका भी आपस में टूटा। नॉर्थ अमेरिका और यूरेशिया ये दोनों अलग हो गए, और ये दोनों अलग हो करके यहाँ पे जो है एस शेप बन गया। और
यहाँ पे कौन सा सागर खुल गया, यहाँ पे आंध्र महासागर खुल गया, अटलांटिक ओशन खुला। और ये जो है अटलांटिक ओशन, जब ये दोनों आपस में दो तरफ से डायरेक्शन से मूव किए, जब फटा तो ये बीच में जो है नीचे से मैग्मा निकला, और ये जो मैग्मा निकला तो एक लंबा सा शेप में एक रिज बन गया, जिसको कि अटलांटिक रिज बोलते हैं। समुद्र के ये नीचे है, और ये समुद्र के नीचे भी लेकिन काफ़ी ऊंचा है, ये रिज है, रिज बन गया जब ये दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में प्रवाहित हुए। तो ये हो गया जुरासिक। और इसी समय जो है यहाँ से जो अफ्रीका से कुछ पार्ट ऊपर उठ करके गया था, इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, इसके बीच में हिंद महासागर है ना, हिंद महासागर यहाँ पे आपका का निर्माण भी हुआ था जूरासिक पीरियड में ही। पैंथेलासा, हाँ, साथ ही आर्कटिक सागर तथा उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण महाद्वीप के उत्तरी ध्रुव से हटने से हुआ। उत्तरी ध्रुव के पास में जो रसिया था वो इक्वेटर की तरफ में आया, जिसकी वजह से ये उत्तरी ध्रुव सागर का निर्माण हुआ। पैंथेलासा का अवशिष्ट भाग प्रशांत महासागर बना। इस तरह स्थल भाग तथा जल का वर्तमान रूप प्लायोसिन युग में हो गया। प्रेजेंट में जो है आज का जो भी शेप है वो है प्लायोसिन युग का। इस समय ये वाला पोजीशन जो आज का है वो बन चुका था। और यहाँ पे चूंकि सारे क्षेत्र से सारे जितने भी थे महाद्वीपीय पार्ट वो टूट के बिखर गए, और बिखरते बिखरते बीच में अटलांटिक ओशन हो गया, हिंद महासागर हो गया, टेथिस ओशन हो गया, जिसकी वजह से पैंथेलासा का साइज छोटा हो गया। पैंथेलासा का साइज छोटा हो गया तो फिर वो क्या बना, जो बचा हुआ पार्ट था पैंथेलासा का वो बन गया पैसिफिक ओशन। ये सब में से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपके आएंगे। अगर कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सारा आप लोग कर लोगे। वेगनर का सिद्धांत इस प्रकार कार्यान्वयन कार्बोनिफेरस अब था तीसरा पॉइंट था पर्वतों का निर्माण। पर्वतों का निर्माण में इन्होंने बताया कि वलित पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या को भी सुलझाने का प्रयास किया। उत्तर तथा दक्षिण अमेरिका के पश्चिम प्रवाह से रॉकीज तथा एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। आप देखेंगे कि ये जब दोनों महाद्वीप जो है जब बाएं तरफ में शिफ्ट हुआ तो इधर से भी दबाव पड़ा है ना, इधर से भी पड़ा, यहाँ से प्रेशर पड़ा था। तो इस वाले पार्ट में क्या हुआ कि फोल्डेड माउंटेन बन गया। यहाँ पे जो भी थे हमारे जो भी अवसाद जो स्थित थे उस पर प्रेशर पड़ा और वो बाएं तरफ शिफ्ट हुआ, तो यहाँ पे रॉकीज माउंटेन और यहाँ पे एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। यूरेशिया, अफ्रीका तथा भारत में भूमध्य रेखा के आगे खिसकने से टेथिस सागर तथा भूसंरचना से टर्शरी युग में की अल्पाइन पर्वत श्रेणियों की रचना हुई। और यहाँ से यहाँ पे क्या हुआ कि अफ्रीका में यहाँ से नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हुआ तो यहाँ पे एटलस पर्वत का और यहाँ पे कुछ कुछ माउंटेन का निर्माण हुआ। समुद्र द्वीपीय चाप आइलैंड आर्क्स की उत्पत्ति, ये प्रवाह का ही एक कारण था। इसकी उत्पत्ति महाद्वीपों के प्रवाह गति से शिथिलता का होना बताया जाता है। जैसे महाद्वीप प्रवाह हुआ, किसी वजह से कभी वो बीच में रुक गया तो वो टूट करके अलग हो गया। जब एशिया का स्थलीय भाग पश्चिम प्रवाहित हो रहा था तब कुछ भाग महाद्वीपीय प्रवाह के साथ नहीं दे पाया और पीछे छूट गया तथा सखालिन, क्यूराइल तथा जापान, फिलीपींस द्वीपों का निर्माण हुआ। आप जितने भी देखेंगे यहाँ पे अंडमान निकोबार भी जो हमारा है वो ऐसा ही द्वीप है। जितने भी जापान है, फिलीपींस है, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सब जितने भी हैं, ये सब क्यूराइल, ये सब द्वीप जो है इसी वजह से है क्योंकि ये महाद्वीप के साथ प्रवाह गति के साथ ये पीछे छूट गया। ये किसी वोल्केनिक इरप्शन के द्वारा नहीं है। कार्बोनिफेरस हिमानीकरण, कार्बोनिफेरस काल में हिमानीकरण जो था, इस युग में सभी स्थलपिंड दक्षिणी ध्रुव में वर्तमान डरबन के पास था जो दक्षिणी ध्रुव के मध्य में था। जब हिम चादर का फैलाव हुआ तो उक्त स्थानों पर हिमावरण छा गया। ये सारे के सारे कहाँ पे थे? ये दक्षिणी ध्रुव में जो थे। अफ्रीका का जो डरबन है वो दक्षिणी ध्रुव पर था, इसीलिए यहाँ पे जब हिम चादर का फैलाव हुआ तो इस स्थान पर हिमावरण भी छा गया और इसके प्रूफ आज भी मिलते हैं। मूल्यांकन इसका है, चंद्रमा तथा सूर्य के ज्वारीय बल में से महाद्वीप में पश्चिम दिशा की ओर प्रवाह संभव नहीं है। ये कह रहा है कि ज्वारीय बल जो थी इसकी वजह से पश्चिम की तरफ महाद्वीप टूट के बिखर जाएगा, ये पॉसिबल नहीं था। वेगनर परस्पर विरोधी बातें बताई। पहले तो इन्होंने बताया कि सियाल सीमा पर बिना रुकावट के तैर रहा है, फिर बताया कि रुकावट से ही पर्वत का निर्माण हुआ, जिसमें कि इन्होंने रॉकी और एंडीज के बारे में बताया।
वेगनर ने महाद्वीपों के प्रवाह की दिशा तथा तिथि पर सही तरीके से प्रकाश नहीं डाला। और दूसरी बात है कि कार्बोनिफरस युग के पहले पैंजिया किस बल के द्वारा स्थिर था, ये भी इन्होंने नहीं बताया। तो कुछ चीज़ें हैं जो कि इन्होंने क्लियर नहीं किया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो प्रूफ के हिसाब से ये वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह का सिद्धांत साइंटिफिकली प्रूफ होता है। थैंक यू।